ताकि सिखा सके आपको निवेश के गुर। और योर मनी आपको ये सिखाता है कि कैसे आप छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस शुरुआत है पहला कदम रखने की और अपने निवेश की शुरुआत करने की। तो योर मनी आपकी मदद के लिए हर कदम पर तैयार है। आप आ सकते हैं योर मनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेरियस सोर्सेज के थ्रू आप व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल के थ्रू जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ ही आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप वॉच भी कर सकते हैं और साथ ही अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz yourmoney लिखकर। तो ये है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। और आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी मौजूद हैं। प्रबलीन नमस्कार, स्वागत है आपका। और आपसे जो क्वेरीज है उस पर तो राय लेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक्स भी हैं जिनको टच करने की जरूरत है। और सबसे पहले अगर हम बात करें पीएफ रिसीवर्स की, तो देश के 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ धारकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब पीएफ धारकों को साल 2022-23 के लिए 8.15% की दर से ब्याज मिलेगा। यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ब्याज दरों में मामूली बढ़ोतरी कर दी। इससे पहले ब्याज दर 8.10% के परसेंट थी, जो कि 40 सालों में सबसे ज्यादा कम थी। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 2 दिवसीय बैठक में ये डिसीजन लिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर जो हमारे व्यूअर्स को बतानी जरूरी है, उन तमाम व्यूअर्स को जो कि पीएफ रिसीव करते हैं कंपनी से। अब 8.10% की जगह जो रिटर्न है आपको वो 8.15% का मिलेगा। कितना फर्क पड़ेगा देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जिसका फायदा आपको लंबी अवधि मिलता है, तो काफी फर्क पड़ेगा। और अब अच्छी बात यह है कि ब्याज दर एटलीस्ट बढ़ी हैं, तो आगे के लिए होप्स ये है कि फर्दर रेट आगे जाते हुए भी रिवाइज होंगे। लेकिन जो अब नई दरें हैं वो 8.15% के आसपास की हैं। क्या ट्रेंड रहा है अब तक दरों का, वो आपकी स्क्रीन पर है, पिछले कई सालों का रुझान। और अब जो लेटेस्ट है वो 8.15% है। 9-9.5% के भी रिटर्न्स हमने पीएफ के द्वारा आते हुए देखे। होप करते हैं वही लेवल्स हम आगे भी जाते हुए देखें। बट जोक्स अपार्ट, अगर बात करें एक नए टॉपिक की आज, तो आज बात करेंगे रियल रिटर्न्स की। यानी जो रियल स्टेट ऑफ रिटर्न होते हैं, रियल रेट ऑफ रिटर्न, वो क्या होते हैं और कैसे ये आकलन किया जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं प्रबलीन से। तो प्रबलीन बताइए, जो रियल रिटर्न होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? क्योंकि जब हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आता है, अपने पोर्टफोलियो पर डिस्कशन करता है, अपने गोल पर बातचीत करता है, तो आम तौर पे सभी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं जो भी आप गोल अपना डिफाइन करें, जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हो, उसमें इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इन्फ्लेशन को जब ध्यान में रखने की बात कहते हैं तो उसके मायने क्या हैं, रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता है अगर लॉन्गर टर्म में लेकर चले, या किसे कहते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न? जी नमस्कार दीपाली जी। आई थिंक रियल रेट ऑफ रिटर्न आज के दौर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इन्वेस्टर्स को समझने की जरूरत है, बिकॉज इस चीज को अक्सर हम नजरअंदाज करते हैं। अगर हम एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन के रूप में इसको देखें तो ये वो रिटर्न है जो आपको जब हम इन्फ्लेशन को आपके रिटर्न में से निकाल देते हैं और जो आपका रिटर्न बचता है वो आपका रियल रिटर्न कहलाता है। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर आज आपने एफडी में पैसा लगाया, आपको 7% पे रिटर्न मिला और इन्फ्लेशन 6% है, तो आपका पैसा 100 रुपए 107 रुपए बन गया। पर महंगाई थी तो आपके जो 100 रुपए थे इन्फ्लेशन के हिसाब से 106 रुपए जो हैं वो सेम 100 रुपए के बराबर है। यानी कि जो आपने यहाँ पे असल में कमाया है वो सिर्फ 1% है। और ये एक सिंपल तरीका है रियल रिटर्न को समझने का। जो यूएस में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है वो इसको ऐसे डिफाइन करता है कि एक्चुअली में आपको ना ही सिर्फ इन्फ्लेशन को पर टैक्सेस को भी बीच में जोड़ लेना चाहिए और फिर अपने रियल रिटर्न्स को कैलकुलेट करना चाहिए। और लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए अगर हम देखें दीपाली जी, तो रियल रिटर्न को नजर में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज चाहे बच्चों की पढ़ाई का गोल हो, चाहे रिटायरमेंट का गोल हो, जब हम 10, 15, 20 साल की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारा अमाउंट है जो हमें उस टाइम पे चाहिए होगा उस गोल को पूरा करने के लिए वो बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हमारा जो निवेश है वो ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए जहां पे हम ना ही सिर्फ उस इन्फ्लेशन को मैच करें, बिकॉज मैच करने से भी हमारी पैसे में बढ़ोतरी नहीं हुई है,
अब उस इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। यानी कि यहाँ पे हमारी रियल रिटर्न की इम्पोर्टेंस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, और उसको ध्यान में रख के ही एसेट क्लास और प्रोडक्ट का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रवीण ने हालांकि कह सकते हैं सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश की है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि लॉन्गर टर्म के लिए क्या इन्वेस्टमेंट टूल्स आप चुन रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, और रियल रेट ऑफ रिटर्न को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो वैल्यू 10 रुपए की अब से कई साल पहले होती थी वो आज नहीं है। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से महंगाई क्योंकि बढ़ती रहती है, तो जो रकम आज आपको जरूरत है हो सकता है अब से 10 साल बाद ज्यादा रकम चाहिए हो उसी गोल को पूरा करने के लिए। तो उस बात को ध्यान में रखें। आज आप 50 लाख का या 1 करोड़ का टारगेट लेकर चलते हैं आज के हिसाब से, तो ध्यान रखें कि अब से 10 साल बाद 20 साल बाद शायद जिस गोल की आज आप बात कर रहे हैं उसके लिए आपको ज्यादा रकम की जरूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से ये प्लानिंग आपको करनी होती है। बाकी योर मनी तो है ही आपकी मदद करने के लिए। कोई सवाल हो, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, तो आप बेझिझक अपने सवाल भेज सकते हैं। सागर हमारे साथ मौजूद हैं गोवा से। पहले कॉलर सागर, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। मेरे म्यूचुअल फंड में पांच फंड मेरे म्यूचुअल फंड में 5 फंड है, जो है U10 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप, एसपीएस स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको लार्ज कैप और एक्सिस मिड कैप। और मेरा टोटल जो सिप अमाउंट है वो 5130 है। ओके, और कितना टाइम हो चुका है आपको ये सिप स्टार्ट कर रहे हुए? लगभग 9 महीने, अभी मैंने वो शुरू किया है। ओके, तो रिसेंटली इन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है जिसमें पारस्परिक फ्लेक्सी कैप में तो सीधे 10,000 इन्होंने डाले हैं। बाकी इंडेक्स फंड है, स्मॉल कैप है, ब्लू चिप है, मिड कैप, वहां पर 500 से लेकर 1200-1300 ये एसआईपी अमाउंट इनका चल रहा है। क्या सजेशन रहेगा प्रबलिन इनके पोर्टफोलियो पर आपकी ओर से? जी, सागर जी का जो एसआईपी अमाउंट है वो एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 5130 रुपए। ज्यादातर हम दीपाली जी बड़े राउंडेड फिगर्स देखते हैं, तो इनका जो ये अमाउंट है ये इनको अगर ये 30 साल अपनी इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं तो 11% की ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे 1.6 करोड़ दे सकता है। पर इनका लक्ष्य अगले 30 साल में 4 करोड़ जमा करना है, जिसके लिए इनको अपनी इन्वेस्टमेंट को 8,500 से बढ़ाने की जरूरत है। तो इनको अपना एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करना होगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो इनने 4 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जैसे अभी आपने दीपाली जी बोला कि इन्फ्लेशन का एक रोल जो है किसी भी निवेशक के लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं इनको बताना चाहूंगी कि अगर 6% की हम इन्फ्लेशन लेके चलते हैं तो वो 4 करोड़ जो इनको मिलेगा वो आज के 70 लाख के बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग वैल्यू। मतलब उसकी जो खरीदने की क्षमता होगी वो आज के 70 लाख के बराबर होगी। तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अपने गोल की रीसेटिंग आप जरूर करते रहिए। अगर आपके खर्चे बढ़ते हैं, आपका फ्यूचर में अपना टारगेट को आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करिए। जो इनका पोर्टफोलियो है काफी ठीक है। इनने यूटीआई का एक इंडेक्स फंड उठाया है, पारस्परिक एक लार्ज कैप टिल्टेड फ्लेक्सी कैप है। मेरे ख्याल से यहाँ दीपाली जी जो इनका एक लार्ज कैप फंड इनने कैनरा रोबेको का उठाया है और एक्सिस मिड कैप, इन दोनों को ये एग्जिट कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत लंबी अवधि का निवेश है तो मैं ये सजेशन दूंगी कि मिड कैप के लिए 150 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर ले। इन दोनों के अमाउंट को मिला के जो 1700-1800 रुपए बनेगा, और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाएं, बिकॉज अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इनको अपना अमाउंट इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है।